हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल बहुत दोस्त स्वागत है। सो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं प्रूफ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूजिंग केपलर लॉ, यानी कि केपलर के लॉ का यूज़ करते हुए हमको यहाँ पे जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको यहाँ पे प्रूफ करके लाना है। उसका यहाँ पे रिजल्ट हमको फाइंड आउट करना है, क्या यहाँ पे होता है उसको प्रूफ करके हमको यहाँ पे दिखाना है। इससे पहले अपन यहाँ पे केपलर के जो लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है उनके तीनों यहाँ पे प्रूफ देख चुके हैं। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों का प्रूफ मैं यहाँ पे कंप्लीट करा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उसे मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। आज अपन यहाँ पे बात करेंगे कि केपलर के लॉ का यूज़ करके न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कैसे यहाँ पे प्रूफ किया जाता है। तो चलिए इसको अपन यहाँ पे समझते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या करा, लेट अस सपोज दैट द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज सर्कुलर, लेट m1 r1 and t1 बी द मास, रेडियस एंड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने यहाँ पे जो ऑर्बिट है उसको यहाँ पे क्या माना है, सर्कुलर यहाँ पे माना है। हमें यहाँ पे बताया कि केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के अंदर यहाँ पे जो ऑर्बिट था उसको हम क्या लेके चलते थे, यहाँ पे एलिप्टिकल ऑर्बिट लेके चलते थे, ठीक है। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूफ करने के लिए हमको यहाँ पे इस ऑर्बिट को क्या मानना पड़ेगा, सर्कुलर ऑर्बिट मानना पड़ेगा। उस सर्कुलर ऑर्बिट के लिए हमने यहाँ पे माना है कि एक प्लैनेट है जिसका मास क्या है, m1 है, ठीक है। उसकी रेडियस r1 है और उसके लिए यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो कितना है, t1 है, ठीक है। यदि मैं बात करूं कि इसके ऊपर सन के द्वारा कितना यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, उसकी यदि मैं बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर लगेगा, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो m1 r1 ओमेगा 1 स्क्वायर। सो इसको मैं लिख सकता हूँ F1 इज इक्वल टू m1 r1, ओमेगा को लिखा जा सकता है 2π/t1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्स आ गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय सन ऑन दी प्लेनेट, जो कि क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। सिमिलरली यदि मान लें कोई एक और प्लेनेट है जिसका मास m2 है, रेडियस r2 है और उसका टाइम पीरियड t2 है, तो उस पर फोर्स लग जाएगा F2 इज इक्वल टू m2 r2 2π/t2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यहाँ पे डिवाइड करूँ तो F1/F2 मुझे मिल जाएगा m1/m2 r1/r2 और t2/t1 का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे पता है केपलर थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमको क्या बोलता है कि जो हमारा टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो यहाँ पे क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस के बराबर होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं t2/t1 का स्क्वायर जो होगा वो r2/r1 के क्यूब के बराबर होगा। अब यहाँ पे तो सर्कुलर ऑर्बिट ही है तो यहाँ पे रेडियस के ही क्यूब के ये बराबर हो जाएगा, तो r2/r1 के क्यूब के बराबर हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मैं F1/F2 इज इक्वल टू m1/m2 r1/r2 और यहाँ पे हमारे पास t2/t1 की जगह क्या आ जाएगा, r2/r1 का क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे इनकी पावर कितनी है, 1 और 1 है, तो एक एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कितनी पावर बचेगी, 2 बचेगी। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, F1, ठीक है, m1 को नीचे लेके आ रहे हैं, देखिए F1 यहाँ पर है, इस m1 को नीचे लेके आए हैं और जो हमारे पास r1 स्क्वायर है इसको इधर लेके जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, F1 r1 स्क्वायर बाय m1 F2 r2 स्क्वायर बाय m2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है, यदि हमारे पास और प्लेनेट होंगे तब भी ये कॉन्स्टेंट रहेगा। सो यहाँ से यदि मैं फोर्स की वैल्यू निकालना चाहूँ किसी भी प्लेनेट के लिए तो फोर्स का जो मेरे पास यहाँ पे निकलेगा, फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ से m/r स्क्वायर। यही हमने यहाँ पे लिखा है कि यदि यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, m/r स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से हमको ये तो पता लग गया कि जो हमारा जो फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय हमारे पास जो सन है वो कितना आ रहा है, m/r स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता लगी, फोर्स प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m है यानी कि प्लेनेट ऑफ मास है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, ठीक है। ये बात हमको पता लग गई। अब हमको यहाँ पे एक चीज़ और पता है कि यहाँ पे कि जितना फोर्स यहाँ पे जो सन है वो प्लेनेट पे लगा रहा होगा उतना ही यहाँ पे फोर्स प्लेनेट भी सन के ऊपर अप्लाई कर रहा होगा। दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे लग रहा है। तो जितना फोर्स सन प्लेनेट पे लगा रहा होगा उतना फोर्स यहाँ पे प्लेनेट जो है वो सन पे भी यहाँ पे अप्लाई कर रहा होगा। तो पहली बात हमको यहाँ पे क्या पता लगी कि जो फोर्स अप्लाइड है बाय द सन इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्लेनेट है। इसी प्रकार अब क्या होगा कि जो फोर्स अप्लाइड बाय प्लेनेट ऑन द सन होगा वो प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सन होगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेनेट ऑन द सन इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सन। सन जो फोर्स लगा रहा है प्लेनेट पे वो प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द प्लेनेट के, जो कि हमने निकाला है। सिमिलरली ये जो फोर्स है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन का फोर्स है, सेम फोर्स यहाँ पे प्लेनेट भी अप्लाई करेगा सन पे, तो प्लेनेट यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा सन पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ द सन के, ठीक है। तो हम यहाँ से F प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M भी लिख सकते हैं जो कि क्या है, मास ऑफ द सन है। तो हमें यहाँ पे तीन इक्वेशन मिल गई है, F प्रोपोर्शनल टू M, F प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है। ये तीन इक्वेशन हमको मिल गई है। यदि हम इनको कंबाइन करें तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा F प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पे हटाते हैं तो F हमारे पास आ जाता है G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जहाँ पे हमारे पास G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है। ये हमारा क्या है,
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो आई थिंक सभी को प्रूफ यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे हम यहाँ पे केपलर लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पे यूज़ करके यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूफ यहाँ पे कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा डेरिवेशन है, आपके एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है, तो आप आसानी से वीडियो देख के नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।